और इस वक्त हर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट ये कर रहा है कोई $3 अरब लेकर वहां से आए। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भारत ग्रीस को देने वाला है, जो तुर्की की ईंट से ईंट बजाएगा। ग्रीस हमें चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि अब तो हम ब्रह्मोस भी लेके आएंगे। दोस्तों, ब्रह्मोस का इस प्रकार का डर उनके मन में समाया हुआ है। ये जो पॉलिसी है ना, ये जो बैगिंग बाउल लेके निकलना दुनिया में, दिस इज नॉट वर्किंग। भारत की 2.5 घर वाली टेढ़ी चाल ने तुर्की को टेंशन में डाल दिया है, एर्दोगान को टेंशन में डाल दिया। इस मिसाइल का नाम है निर्भय। भारत ने ग्रीस को अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय का ऑफर दिया है। कश्मीर के हम एम्बेसडर्स हैं, हम आजाद कश्मीर के लिए खून की पता नहीं ये कर देंगे, हम खड़े हैं उनके साथ। भाई खड़े ना हो जाओ, लेट जाओ। पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है। ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब है, ये मोस्ट वांटेड हैं। अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। ही विल रीडिफाइन द कल्चर, ही विल रीडिफाइन एंटायर इंडिया, ही विल ब्रिंग फॉरवर्ड द सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो भी हैं, जो मजहब, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी को वो एक वो जो जैसे कहना पैकेज करेंगे। 10 टैंकर देके 10 टैंकर देते हैं उनको पानी के, उसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और जितने भी हैं वहां पे गुर्गे, जितने भी हैंड ओवर कर दो। टॉप 10 10 टैंकर ले क्या नाम, और 10 और एक्स्ट्रा देंगे तो सब मुनीर को भी ले जाए दे आएंगे। इसको भी मान लीजिए, आप खत्म कीजिए। बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, इंडिया की सटपटाहट के बाद बलूचिस्तान और केपीके में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही इंडिया ने बढ़ा देनी है। तो बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो एक बात जो हमें बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती है वो ये है कि वहां की यूथ को इस्तेमाल किया जा रहा है, और यूथ को इस्तेमाल करते हुए अपने ही मुल्क के खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है। मैं इस चीज के लिए पाकिस्तान का फैन बन गया सर। ट्रंप को ये भरोसा दिला दिया कि तुम नोबेल लाइक पीस तो हो। देखो नोबेल पीस प्राइज मिले ना मिले, लेकिन नोबेल लाइक पीस तो हो। पीस तो हो तो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है ग्रीस की कि भारत आने वाले दिनों में ग्रीस को कुछ मिसाइल से सप्लाई करने वाला है और उसका सीधा टारगेट होगा टर्की टारगेट होगा उसका। अब देखिए, हम सबको पता है कि जब कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ होता है, टर्की खुल के जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसकी फेवर में बोलता है, और वही चीज़ जो है वो इंडिया को समझ में नहीं आती कि भाई इंडिया और टर्की की कोई डायरेक्टली दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन वो उम्मा के कंसेप्ट में जाकर पाकिस्तान की मदद करते और भी कई सारे रीज़न है। तो इंडिया ने सोचा कि भाई ग्रीस को भी कुछ सप्लाई किया जाए, जिससे थोड़ा अगर इंडिया की मिसाइल्स जो है वो टर्की की पड़ोस में पड़ी रहेगी, ग्रीस में पड़ी रहेगी, तो उनको भी मतलब समझ में आएगा कि आखिरकार इंडिया की मिसाइलें कभी भी टर्की में लैंड हो सकती है, धमाका हो सकता है। देखिए, ये उम्मा वाला कंसेप्ट में टर्की और पाकिस्तान चल रहे हैं, लेकिन सामने एक दूसरा पक्ष है और सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज़ का, जिससे इनबैलेंस बना हुआ है। और ये जो मुस्लिम कंट्री का डिफ़ॉल्ट लीडर है वो सऊदी है, वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है, और इसीलिए टर्की को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर टर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है या फिर करता आया है, वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली भुगतने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। भारत की 2.5 घर वाली टेढ़ी चाल ने तुर्की को टेंशन में डाल दिया है, एर्दोगान को टेंशन में डाल दिया। खबर आ रही है कि भारत ने तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने के बाद अब डिफेंस कोऑपरेशन को भी तेज करने का मिशन शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक भारत ने ग्रीस को एक ऐसी मिसाइल का ऑफर किया है जो तुर्की के लिए टेंशन और तुर्की में भारी तबाही मचा सकता है। इस मिसाइल का नाम है निर्भय। भारत ने ग्रीस को अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय का ऑफर दिया है। हालांकि यह ऑफर अभी अनऑफिशियल है, लेकिन खबरें आ रही हैं। भारत के साथ साथ ग्रीस के अखबारों में भी इस खबर ने खलबली मचा दी है। यह ग्रीस का न्यूज़पेपर है ग्रीक सिटी टाइम्स। इसकी हेडलाइन ये सवाल कर रही है कि क्या ग्रीस की नई डेटरेंस स्ट्रेटेजी 1000 किलोमीटर की रेंज की क्रूज मिसाइल है। और ये 1000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल कोई और नहीं बल्कि मेड इन इंडिया इंडियन मिसाइल निर्भय ही है। और यह बात केवल ग्रीस ही नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर उछलने वाला तुर्की भी समझ रहा है कि अगर यह मिसाइल ग्रीस के पास आ गई तो इस रीजन में पावर का बैलेंस बदल सकता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है,
हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, मीडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब बात हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था, और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को इन सारे सवालात के बारे में पता था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है, तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती है, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं, और इंडिया जो कहेगा हम माने। और एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें राहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा के हमने इंडिया को फेंटा है, हमने इंडिया को सेका लगाया है, हमने मोदी को पटकार मारे, जूते मारे। जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सब में से है? बिलावल क्यों डरा? बिलावल क्यों करें इंडिया कोऑपरेट्स करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया के लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। फिर आप सब में सिर्फ क्यों हैं? आपने जंग जीती है, आपने नैरेटिव जीता है, आपने एक बयानिया जीता है, हम सब के छातियां चौड़ी हैं। नजरीन, एक बात तो तय है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, इंडिया की सटपटाहट के बाद बलूचिस्तान और केपी के में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही इंडिया ने बढ़ा देनी है, और कुछ हमें नजर भी आ रहा है कि बढ़ा दी है कि 30 टेररिस्ट हम लोगों ने केपी की साइड पर उनको जहन्नम वासिल किया। ये याद रहे कि बलूचिस्तान, बिलखुसूस बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो एक बात जो हमें बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती है वो ये है कि वहां की यूथ को इस्तेमाल किया जा रहा है, और यूथ को इस्तेमाल करते हुए अपने ही मुल्क के खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है, अपने एजेंडा के तौर पर पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन इसका हल कैसे निकाला जाए? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस पूरी जंग की सूरत हाल के बाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट है, जानी मानी शख्सियत है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। प्लेजर हैविंग यू। जनाब, बलूचिस्तान पर्टिकुलर एंड ओवरऑल टेररिज्म में इंडिया की पुष्टपनाही बहुत ज्यादा है, इसके बगैर कोई टेररिस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। पहाड़ों के अंदर बलूचिस्तान में जो फरारी बैठे हुए हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं? वो यूथ जो यूथ पढ़ रही होनी चाहिए, जिसको काम कर रहे होना चाहिए, जिसको रोजगार तलाश कर रहे होना चाहिए, वो वहां जंगजू बने हुए हैं। हाउ डू वी टैकल दिस? देखिए, जैसे आपको पता है कि इंडिया पिछली 2 दहाइयों से ज्यादा फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खवारिज को सपोर्ट कर रहे हैं, और ओपनली बात करते हैं कि हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, और इस तरह से केपीके को भी अंडरमाइन करते हैं। तो ये तो उनके पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह कहते रहे। अब देखिए, आपको पता है कि बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, उसको भी पता था ब्रिटिश को कि ये मादिया दौलत से भरा हुआ है, और मैं खुद वहाँ 4 साल ऑपरेशन कमांडर रहा। अब जैसे आपको पता है कि उनके 8 डिवीजन हैं, 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस में आइडेंटिफाई हुआ, लोगों को बताया गया कि 68% ऑफ पाकिस्तान इज फुल ऑफ माइन एंड मिनरल्स। बलूचिस्तान तो 100% है, और आप कोई धात ले लें, सोना ले लें, तांबा ले लें, चांदी ले लें, रेयर अर्थ मेटल ले लें, कोल को ले लें, जिप्सम ले लें, ग्रेनाइट ले लें, और मार्बल ले लें, जो नेम है मिनरल इट इज देयर। सो आजादी एक बहाना है, असल में ये निशान है। और देखिए चंद लोगों का वहाँ इलेक्टेड कई सालों से इलेक्टेड हुकूमत चल रही है, अभी भी वहाँ की इलेक्टेड हुकूमत है। अब मुफ्ती साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, ये मेरा ख्याल है 90% जो है लोग तो वो ऑन बोर्ड है। ये सिर्फ इनकी जो मनी ट्रेल है, जो अभी यूथ इलाकों में कैसे खेल रहे हैं, वही लोग हैं जिनको जॉब्स नहीं मिली हुई, जो अनएम्प्लॉयड हैं या इग्नोरेंट है, उन्हें पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, और जो लोग हुकूमत के साथ हैं, मिले हुए हैं, या हुकूमत के एक आजाद पाकिस्तान मुल्क का फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, वो तो इस फौज में, जैसे अभी किताब एक आई है मीर रज़ा खान मरी ने, उसकी जिंदगी के बारे में जी, कि उसमें मज़ामत से मुफाहमत तक, जो अमार मसूद साहब मशहूर राइटर हैं, उन्होंने लिखी है, और खालिद फरीद साहब ने उसको नरेट किया हुआ है। तो मैं जब वहाँ कमर्शियल कमांडर था 2007 से 2011, मैं खुद कई दफा मीर रज़ा खान मरी से मिला। ये 2 दहाइयों से ज्यादा मजामत करते रहे, और सोवियत यूनियन चले गए, कभी अफगानिस्तान आते थे, कभी इंडिया चले जाते थे, और मिलियंस ऑफ डॉलर इनको मिले। राइट। और जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई अफगानिस्तान में, तो उन्होंने भी हाथ खींच लिए। तो फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि हम तो लोगों के आसरे में हैं, और हमें धोखा दिया जा रहा था। और फिर ये वापस आए जब बेनजीर साहब की हुकूमत 90s में।